और क्या चल रहा है आपका, ठीक ठाक है ना? यस सर। सब मेरा क्लास आप लोग दोस्त में काम तय करते हैं। यस सर, दोनों प्रकार का। क्या अच्छा है? आपको आसानी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह कॉमन संख्या के बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वायदात में कॉमन संख्या है, हेडिंग कर लीजिए वायदात में कॉमन संख्या। थोड़ा सा इसमें कुछ नोट करते हैं, फिर बातचीत होती रहती है कि कैसे कैसे कितनी वायदात पेटियाँ हैं, ये तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा तक अपने पास हो जाए, फिर हम आगे बात करें। आइए, वायु में क्या भार होता है? क्या वायु बिल्कुल आपको आपके शरीर में लगती है, फील होता है कभी आपको लगती है? आंधी तूफान आती है, किसी को ऐसा हो कि हवा ना फील होती है? सबको फील होती है सर। हवा तो फील होती है, मतलब चोट तो भी लगती है हवा उससे बहुत तेज चलती है, बहुत मतलब तेज चलती है। तो मेरा सवाल ये है कि हवा का क्या वायु भार होता है क्या? अगर धूल के कण जब उड़ जाते हैं तो भार होता है। ऐसे बिना धूल के अगर हटा के करें तो भाई भाई सभी लोगों से प्रश्न होता है। किसी एक की थोड़ी खिंचाई हो जाती है तो आप लोग इतना मुस्कुरा देते हैं कि मतलब अगला बेचारा दोबारा बोले ही ना। बताइए, हवाओं का क्या भार होता है? हवाओं का कुछ वजन होता है? जरूर होता है। हवा का कुछ भार तो होता है, तभी तो महसूस होती है वो। और जब चलती है तो लगती है, तेज हवा चलती है, देखिए स्पीड में जाइए तो हवा से चोट भी लगती है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है। वायु में भार होता है जिससे, अरे भाई ऐसे भी समझ लीजिए कि हवा में अगर भार ना होता तो गर्म होकर के हल्की होकर उड़ती कैसे? यस सर। कहावत है कि भाई अगर कुछ तो वजन होगा, कितना भी हो, कुछ तो वजन है, तभी तो गर्म होकर के हल्की होती है। इसका मतलब वेट है, तो हवा का वेट होता है। क्लियर? तो ये जान लीजिए आप लोग। वायु में भार होता है जिससे धरातल पर उसका दबाव पड़ता है, जिससे धरातल पर उसका दबाव पड़ता है। इसी को हम वायु दाब कहते हैं। इसी को हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है? आप लोग नहीं हैं क्या? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ठीक है। क्या सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी तो अच्छा होगा, बढ़िया। आप लोग भी नए नए आते हैं तो नए वाले भी चले जाते हैं, ऐसा क्यों है भाई? अभी कुछ दिन एलएलबी की जो बच्ची आएगी छुट्टी हो गई, स्नाते हो सब। आप लोग रेगुलर क्लासेस में रहेंगे, जो भी पढ़ते हैं रेगुलर पढ़िए, काफ़ी आपको काम आएगा। तो तमाम सारी जो आप लोग कोचिंगें हैं उन सबसे अच्छा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा वियोजन में। आप ठीक है, वियोजन एक अच्छी संस्था है, तो इस नाते बहुत काम की चीज़ है। ये बाद में पता चलेगा पैसा वसूल काम है, वसूल यार पैसे ही नहीं लगता तो वसूल क्या है, मतलब बिना पैसे का वसूल काम होता है। ठीक, तो इस नाते भाई देखिए लंगर में भी कभी कभी बड़ा अच्छा डिलीशियस भोजन मिल जाता है। वैसे मान के चलते हैं लोग पूरी सब्जी मिलेगा। एक बार मैं वाक्य बताऊँ तो मैं भी ऐसे लंगर में खाता हूँ। मुझे भी कहीं आप लोग देख लेंगे शहर में, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कहीं लगा है तो मैं रुक जाता हूँ और खा वाली मैं जाता हूँ वहाँ से। भाई आखिर वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही लंगर में मैं चला गया और मैंने कहा यहाँ खाया जाएगा। तो हनुमान जी का वो दिन जो चलता है अभी आने वाला है, जा चुका है, आगे आएगा हनुमान जयंती। हाँ, मई वगैरह में आता है, ज्येष्ठ मास में।
तो मैं गया हुआ था, तो संयोग से मैं था, मेरे साथ एक दो लोग और थे, तो मैं उनको भी ले जाता हूँ बड़े शर्म अगर आती है तो हमें चलो आओ खाते, क्या दिक्कत लगी है, सभी खा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी 2-4 देख लेंगे, वो धीरे तो वैसे भागेंगे सर ये कहाँ है। तो मैं वहाँ गया तो इतना बेहतरीन व्यंजन की व्यवस्था थी कि मतलब वो एक अच्छे जो रिच लोग होते हैं और उनकी पार्टी में जो व्यवस्था होती है, ऐसी बहुत विशेष व्यवस्था थी। मैंने कहा भाई ये अच्छी बात है, बड़ी समझे, तो मैं बता ये रहा हूँ कि कभी कभी लंगर में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इसको लंगर खासकर कद्दू और चने की सब्जी बहुत टेस्टी बनाते हो सब। खाने गुड़ चने, उसके अलावा इतने व्यंजन थे वहाँ पे, तो मैं तो सब खाया थोड़ा थोड़ा, है ना, मुझे देख करके तो थोड़ा और भी हमने आ रहा तो भाई तो थोड़ा खाए भी हम लोग। तो वो था आपका ये जो पेट्रोल पंप है, पानी पेट्रोल पंप, इसी के सामने कुछ बड़े व्यापारियों ने उसको मुझे लगता है स्टॉल लगवाया था, इत्तेफाक से मम्मा चला गया, तो बहुत बेहतरीन था। तो कभी कभी बाहर की भी जो व्यंजन व्यवस्थाएँ होती हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में ये हो कि बिल्कुल वाला है, तो ये अभ्युदय भी आपका ये धारणा लेकर के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कि बस ऐसे है, सरकारी संस्था है, तो ऐसा नहीं है। इससे आप देखिए पूरे प्रदेश में अगर आपको उसका डेट है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभ्युदय से सेलेक्ट हुए हैं पूरे प्रदेश के, आपने आंकड़े भी बहुत सारे पास होगा, तो अभ्युदय ऐसा है। अब हमारे यहाँ भी थोड़ा अगर अच्छा इन्वायरमेंट जैसे पहले था, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, आगे अगर सही रह जाता है तो यहाँ से भी सिलेक्शन आपको देंगे, तो इस नाते अभ्युदय को सीधे से आइए। तो इसी को हम वायुदाब कहते हैं। किसी भी वायु स्तंभ का दाब, किसी भी वायु स्तंभ का दाब उसके भार के बराबर होता है। किसी भी वायु स्तंभ का दाब उसके भार के बराबर होता है, यानी कि जो दाब होता है बेटा वही उसका भार होता है। अर्थात मध्य समुद्र तल से, अर्थात मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के, अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? इकाई मिलीबार, या इसके अलावा और एक इकाई पास्कल भी है, मिलीबार या पास्कल। या इसी में ही आप पास्कल में चले आते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई को, व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई को किलो पास्कल, किलो पास्कल तो ऐसे मिल जाता है। पैमाने में एक बार लिखा हुआ है तो किलो पास्कल लिखा हुआ है, ठीक है। किलो पास्कल कहते हैं समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब
किलो पास्कल या इसी को भी आप लिख सकते हैं मिली बार या 10.10.13.25 किलो पास्कल या मिली बार। मतलब कहने का मतलब है चाहे आप मिली बार या ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे पास्कल, मैंने क्या कहा मिली बार या पास्कल ले सकते हैं, ठीक है। और समुद्र तल पर किसी वायु का जो भार होता है, समुद्र तल पर वायु भार होता है वो कितना होगा 1013.25 या 1013.25 किलो पास्कल कह सकते हैं या मिली बार कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि पास्कल कह रहे हैं किलो पास्कल, ट्रेंड में किलो पास्कल ही चलता है, ठीक। तो आप पास्कल लिए तो भी करेक्ट है, किलो पास्कल है तभी चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो पूछ लेता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा है सीधे कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो कितना होगा समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25, चाहे किलो पास्कल कह दीजिए या पास्कल कह दीजिए या मिली बार, क्लियर। तो याद रहना चाहिए। तब पूछेंगे कि स्वतंत्र वायुमंडलीय भार जो होता है वो कितना होता है वायु भार का, 1013.25 1013.25 यानी 1013.25 किलो पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल या मिली बार। वेरी गुड, वेरी गुड। सागर तल पर समान वायुमंडल वायुदाब वाले सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली समान वायुदाब क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी, पारद को ही मरकरी कहते हैं, ठीक है। देखिए पहले पारद वायुदाब मापी, इसी को ही मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है इसी का वर्जन। पारद वायुदाब मापी, ब्रैकेट में लिख लीजिए मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव, ऐसे रहेगा निद्रव बैरोमीटर, इसी को भी मरकरी बैरोमीटर, ये वर्ड बोला था मैंने ना, पहले क्या बोला मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर तो मैंने ये बोला, इसका हिंदी क्या बोला? जी हाँ, पारद वायुदाब मापी, ठीक है। पारद वायुदाब मापी, पारद वायुदाब मापी मरकरी बैरोमीटर या निद्रव बैरोमीटर।
इसको इंग्लिश में कहना चाहें एंड्रॉयड बैरोमीटर कहते हैं। एंड्रॉयड का मतलब हो जाता है एंड्रॉयड बैरोमीटर, ठीक, का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर के पठन में। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट इसका सूचक होता है दोस्तों, तूफानी मौसम का सूचक होता है। देखिए पूछेगा बैरोमीटर में तेजी से गिरावट या गिर करके रुकना या बार बार गिरना, तो बताएगा कि क्या है। तो अभी आपने देखा तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का सूचक होता है। बैरोमीटर के पाठन में पहले, ठीक है, बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत होता है, सूचक होता है। एग्जाम में पीछे से पूछा है क्वेश्चन। आगे लाइन चेंज करके लिखिए, बैरोमीटर के पठन का, बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना, फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना, इसका द्योतक है वर्षा की स्थिति का। वर्षा की स्थिति का द्योतक। और तेजी से गिरना तूफान का। तूफानी मौसम का, तूफानी मौसम का सूचक, ठीक है। तेजी से गिरेगा, ये स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति क्या होगी, क्या होगी, उठने की स्थिति हो जाएगी। चलिए, तो क्या हो जाएगा उस समय, क्या होगा अगर तेजी से उठेगा, मौसम साफ हो जाएगा, प्रति चक्रवात की स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल सही। चलिए तीसरा लिख लीजिए पॉइंट, या लाइन चेंज करके लिख सकते हैं। बैरोमीटर के पाठन, एक मिनट जैसे, हाँ, बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना, बैरोमीटर के पठन का लगातार, पठन का मतलब जैसे जो अंक दिए गए हैं वो पढ़ रहे हैं, तो बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना, लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात, और प्रति चक्रवात जब होगा तो मौसम कैसा होगा दोस्तों, साफ हो। साफ मौसम होगा। तो बैरोमीटर पे जब देखेंगे आप, देखिए यही समझ लीजिए, बैरोमीटर पे क्या होगा, एक तो वायु दाब जो होता है, किसी वायु का जो दाब होता है वो समुद्र तल पर यानी सी लेवल पर 1013.25 मिलीबार या पास्कल, ठीक, या किलो पास्कल होता है, ठीक। अब जब इसकी जो मापक जो ये आपका मौसम है, मौसम साफ होगा या नहीं साफ होगा, ये किसको किस स्केल पे देखा जाता है, अरे कौन सा वायु दाब मापी आपने लिखा है, भारत वायु दाब मापी लिखा है ना, लिखा भी है, देख करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग नहीं रहेगा तो सब समझ जाएंगे, दिमाग
यहाँ से कहीं और रहेगा तो नहीं सकता, ठीक है। तो पारंपरिक वायुदाब मापी है या इलेक्ट्रोड वायुदाब मापी है या मरकरी बैरोमीटर है, इस पर क्या होगा, अगर इस स्केल पे तेजी से बढ़ेगा या तेजी से घटेगा, तेजी से घटेगा तो तूफानी मौसम का, तेजी से ऊपर बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा, साफ मौसम का। और अगर एक बार क्या हुआ, गिरा और फिर धीरे धीरे उठा, क्या बारिश की पहले गिरना धीरे धीरे बढ़ना, तो कैसा हो जाएगा आपका बारिश। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको तेजी से अगर गिरेगा तो साफ क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम का सूचक हो जाएगा, यानी बैरोमीटर इसके लिए गिर रही है तो तूफानी मौसम होगा। पहले गिरेगा फिर उसके बाद संभलने लगेगा तो वर्षा की स्थिति का सूचक हो जाएगा। और लगातार अगर बढ़ ही रहा है तो प्रति चक्रवात हो जाएगा, प्रति चक्रवात में मौसम बहुत साफ रहता है, कोई बादल वगैरह नहीं होते, यानी मौसम संबंधी कोई क्रियाकलाप एक तरह से कहिए नहीं होता। इतनी बात आपके लिए बहुत ही जरूरी थी जो आपने जान ली। चलिए पैरा चेंज करके लिखिए बेटा, ऊंचाई के साथ वायुदाब में, ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 10 मीटर पर, प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार की दर से, 1 मिलीबार की दर से वायुदाब घटने लगता है। तो मंडल में बेटा क्या करेंगे हम, 10 मीटर की ऊंचाई पर जैसे गए, सी लेवल से 10 मीटर ऊपर आ गए तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीबार घट जाएगा। तो अगर हम औसत इसका अभी हमने पढ़ा है 10 13, इसको घट के ही मान लेते हैं, वैसे तो है क्या 2 5 लेकिन 13 मानते हैं। तो 10 मीटर ऊंचाई पर सी लेवल के ऊपर गए तो कितना हो गया, 10 12 हो गया। यस फिर अगले 10 मीटर ऊंचे गए तो 10 11 हो जाएगा। इसी तरह से 10 11 हो जाएगा। यस क्यों, यस वैसे घटता जाएगा। यस और 1000 मीटर की जगह यानी कि 100 मीटर पे जाएंगे तो कितना 10 घट जाएगा। यस और 1 किलोमीटर ऊंचाई चले जाएंगे तो अरे भाई 10 मीटर पे गए तो 1 घटा, अगले 10 मीटर पे गए तो 1 घटा, यानी 100 मीटर पे अगर हम गए तो 10 घटा, और 10 दाल में 100 होता है तो 100 यानी 1 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो 100 मिलीबार की घटनी हो जाएगी। यस तो 100 मिलीबार हम यहाँ पर सीधे लेते हैं 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर हम चले गए, 1 किलोमीटर अगर हम चले गए तो इससे 100 घट जाएगा, तो यहाँ पर 10 13 है, 9 13 हो जाएगा, है ना। 2 5 ये क्या होगा, मिलीबार तो दिक्कत। ऐसे अगर चले जाएंगे हम 2 किलोमीटर ऊंचाई पे चले गए, सी लेवल समुद्र के ऊपर ही 2 किलोमीटर ऊंचाई चले, तो ऐसे रेशो घटता चला जाएगा ना, वायुदाब वहाँ कम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है, पूछ सकते हैं। चलो सवाल ये है कि जैसे अगर सी लेवल पर वायुदाब कितना होगा, तो सी लेवल ये मान लीजिए समुद्र है और समुद्र तल पर सी लेवल पर जो वायुदाब है वो कितना है, 1013 मिलीबार, क्या पास्कल है, ठीक। अब उसी समुद्र के ही ऊपर 1 किलोमीटर ऊंचाई पे चले जाएंगे तो वहाँ कितना वायुदाब होगा, 100 किलोमीटर। फिर अगले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊंचाई चले गए तो अगला और कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम पर वायुदाब कम होता है। आप कभी कभी एहसास करिए कि आप 2 मंजिले छत पे चले जाइए, वहाँ पर 4 इंची दीवार पर आप चलिए और यहाँ पर नीचे धरातल पर बिल्कुल 1 इंची की दीवार 4 इंची की रख दीजिए, आप उस पर चलिए तो आपको अपना बैलेंस यहाँ बिल्कुल स्थिर बनेगा और वही चीज़ वहाँ पर आपको उतना स्थिर नहीं बनेगा। तो वहाँ पर हालांकि 2 कारण होते हैं, एक तो ग्रेविटी कारण है और दूसरा वायुदाब है। वहाँ पर जैसे मान लो अगर 4 इंची वॉल्व है, यहाँ पर आप बहुत ईजिली चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर जरा सा भी आपकी शरीर की संरचना एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं तो उनकी लाइन पे यानी कि 4 इंच की लाइन पे आप चल सकते हैं, 10-5 मीटर की दूरी चल सकते हैं।
लेकिन यही अगर आपको रूट पे चलना हो 2 मंजिले या 3 मंजिले या कुछ इस तरह की ऊंचाई पे जाना हो तो आप 9 इंच पर ही डरने लगेंगे। एक तो आपके अंदर एक मानसिक तौर से डर आ जाता है, दूसरा ग्रेविटी का असर हो जाता है, तीसरा वायुदाब का असर। तो मैं वायुदाब की बात कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हम हल्के होते चलेंगे। कह सकते हैं यस सर। भाई जो दबाव पड़ेगा ऊपर होगा, जैसे कभी कभी आपको लोग पकड़ लेते हैं कुछ तेजी से, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो हल्का दाब पड़ता है ना, उनकी ताकत का जो दाब है वही वायुमंडलीय दाब हमारे पर बना रहता है। पर आपको समझना क्या है, वायुदाब प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर एक घट जाता है, 1 मिलीबार घट जाता है ना। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फट से पूछिए। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुभार आपका घटता चलेगा, ठीक है। और अभी आपने देखा था कई सारी चीजें आपने जानी। एक तो आपने देखा ऊंचाई पर जाने पर सामान का बराबर क्या है, 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। तापमान भी घटेगा, वायुभार भी घटेगा, यानी सब घटता चला जाएगा ऊपर जाने में आप, है ना। ठंडा भी होता जाएगा और आप पे दबाव भी कम होता चला जाएगा। सबको एक दूसरे से जब आप पढ़ने का देखिए मतलब ये होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट आप कर लें, समझ लें, और जब सब पढ़े रहेंगे तो थोड़ा आपको आसानी होगी, तभी आप कर पाएंगे। तो इतनी बात तो समझ में आई ना कि वायुभार जो है जहाँ जितना भी है, मान लो यहाँ का मैं सी लेवल तो है नहीं, तो या तो ऊंचाई पर होगा या तो सी लेवल से नीचाई पर कोई हिस्सा होगा। तो सी लेवल से आप ऐसे समझिए कि कोई समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊंचा स्थान है तो वहाँ वायुभार कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। और अगर कोई घाटी है जैसे रिफ्ट वैली वगैरह कोई है तो वो नीचे है तो आप ज़्यादा हो सकता है, वायुभार ज़्यादा हो सकता है। यस। तो बस इससे भी थोड़ा समझिएगा कि अगर 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है यानी हिमालय पे अगर हम जाएंगे तो वायुभार ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम चला जाएगा, है ना। ऊंचाई जैसे सी से बढ़ते जाएंगे तो वायुभार कम हो जाएगा, क्योंकि कम हो जाए 1 किलोमीटर पे मैंने बताया कि अभी 100 हो जाता है इस हिसाब से। लेकिन 10 मीटर ऊंचाई गए और 10 मीटर यानी कि 30 फीट की ऊंचाई पे चले जाएँ तो 1 मिलीबार आपके ऊपर भार कम हो जाएगा, लगभग 30 से 35 वगैरह हो जाएगा, 35-33 जाएगा। लेकिन औसत आप समझ लें क्योंकि 1 मीटर में 3 मीटर से 3 फीट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 3 मंजिला मकान अगर औसत हम उसको 11 फीट की ऊंचाई माने, 12 फीट की ऊंचाई माने तो फिर वो एवरेज आ जाएगा। 11 फीट की ऊंचाई का मकान अगर है तो आपको 3 मंजिला मकान पे जाने पर 1 मिलीबार आपका जितना नीचे बेस का है उससे 1 मिलीबार कम हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर और आगे तो जानते हैं। ये लिखिए आप लोग ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार की दर से क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने लगता है। यस। आगे चलिए। वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह विभिन्नता ही वायु में ये जो वायुभार अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ये भिन्नता ही वायु मतलब जो वायु के चलने का कारक बनेगा। भाई कहीं मिलीबार कम होगा, कहीं पर कम मिलीबार होगा, तो यानी कि वायुदाब वहाँ कम है, और तो वायुदाब कम है तो क्या लो प्रेशर जो नहीं बन जाएगा। यस सर। और कहीं ऊंचा है तो हाई प्रेशर रहेगा वहाँ पे, तो हाई से लो तो चलती है हवा ना, लो से हाई चलेगी, हमेशा लो की तरफ आएगी हवा। तो यही हवा चलेगी, हवा क्यों चलती रहती है हमेशा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमेशा लगता है कि आपको हवा चल रही है, लेकिन वो चल रही है। अब वैसे दिखता भी है, आपको जैसे सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको लगता है कि चल रही है कुछ हवा, पानी की जैसे धार की तरह ऐसे निकलती है, हवा जाती है ना। तो वो हवा जो चलती है उसके चलने का कारक कौन है, यही मिलीबार है। अलग अलग जगहों अलग, कुछ क्षेत्र विशेष का कुछ और मिलीबार होगा, कुछ क्षेत्र विशेष का कुछ और मिलीबार होगा। तो इसको देखिए प्रकृति का एक नेचर का एक सिस्टम है, वो बैलेंस करने का प्रयास करती है, हर चीज़ को रिक्ति को भरने का प्रयास करती है। जहाँ पर भी
रिक्ति होगी किसी भी चीज़ की, जैसे कोई रिक्ति कोई शिक्षक नहीं तो दूसरा शिक्षक पढ़ाने आएगा, तो विद्यार्थी नहीं तो दूसरा विद्यार्थी पढ़ने आएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी है वो नहीं तो कोई और आएगा, मतलब वो चलता रहता है रिक्ति। इसी तरह से किसी स्थान की रिक्ति होने पर उस स्थान में जिस चीज़ की रिक्ति हुई है उसकी पूर्ति होती है ना। तो जगहों पर भी अगर कहीं हवा हल्की होकर के नहीं है या उठ गई है या जो भी कारण है तो उसको भरने के लिए हवा आती है, तो हवा का काम सिर्फ इतना है सृष्टि को भरना, जब भर लेती है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब खत्म हो जाता है, लो प्रेशर जो। तो ये चलने का कारण क्या है, यही कहीं पर जो है मिलीबार का कम और ज़्यादा होना, वायु भार का अलग अलग होना। अलग अलग होने के बारे में मैंने समझा दिया, सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग वायु भार है, यही उसके लिए प्रवणता क्रिएट कर देगा। तो प्रवणता मतलब ढाल, ढाल मतलब जहाँ पे ऐसा हमारे पानी है या तो कैसा होगा, पानी ढाल के हमको पी जाएगा, ढाल ऐसे तो पानी यहाँ जाएगा, पानी ऐसे नहीं जाएगा कभी ऐसे, तो वो जैसे सेंस है वो जो ढाल है ढाल को ही प्रवणता है, ठीक है। तो हवा जो चलती है उसके लिए ये वायु भार का कम और ज़्यादा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होना वो एक कारण, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्या कर रहे थे हम लोग, विभिन्न यह विभिन्नता ही वायु में गति का कारण है, हुआ कि नहीं हुआ, कारण है। अर्थात हमने उच्च वायुदाब क्षेत्र से, अर्थात हमने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, चलती हैं। वायुदाब तथा तापमान में, वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। इसमें तापमान इसका क्या मतलब होगा, देखो जहाँ पर तापमान ज्यादा होगा वहाँ पे निम्न वायुदाब कम होगा, कम ये क्या है, तापमान, तापमान यदि उच्च है तो क्या होगा, ताप निम्न होगा, ताप निम्न। जैसे बहुत रिलेशन है, विपरीत संबंध होता है, दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर तापमान कम हुआ तो इसका मतलब वायुदाब ज्यादा, और तापमान अधिक हुआ तो वायुदाब कम। बहुत सिंपल, जो पढ़े देखो सब पढ़े होते सब एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे कहते नहीं किसी परिचय देने लगो तो इनके बारे में बताने लगो वगैरह हम जानते हैं, तो जैसे हम लोग कहते हैं तो उसी तरह से ये सब चीज़ें हो गया। इंसानों ने ही तो बताया है, सब्जेक्ट तो किसी चीज़ को इंसानों ने बताया, रिश्ते रिश्ते हैं सब में, तो रिश्ता बना लीजिए आप इनसे एक दूसरे का तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ा वायुदाब घटा, और वायुदाब बढ़ा तो तापमान घटा, बस अपोजिट। आइए तो कौने उच्च वायुदाब से क्षेत्र से कम वायुदाब या निम्न वायुदाब की क्षेत्र को चलती हैं। वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायुदाब, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायुदाब कम, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब कम तथा कम होने पर अधिक होता है। कम होने पर अधिक होता है। वायुभार के वितरण पर, वायुभार के वितरण पर ऊंचाई, तापमान,
वायु प्रवाह पृथ्वी का घूर्णन तथा जल वाष्प आदि का प्रभाव अधिक होता है। तो किसका वायुभार में प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, एक बात पढ़ लीजिएगा आप लोग दिमाग से। ऊंचाई का, तापमान का, वायु प्रवाह का, पृथ्वी का घूर्णन का, जलवाष्प आदि इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है वायुभार में। ठीक है, एग्जाम यही से क्वेश्चन बना के पूछेगा कि वायुभार पर प्रभाव के कारक बताएं। कारक में नाम इनके कुछ लिखे होंगे। अब कारक आपने सब पढ़ा, लेकिन उन पर बहुत ध्यान नहीं दिया, तो आप सक्षम स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू। वायुदाब का अध्ययन लंबवत वितरण तथा क्षैतिज वितरण दो रूपों में किया जाता है। लंबवत वितरण तथा क्षैतिज वितरण दो रूपों में किया जाता है। चलिए पर्यावरण देखिए, हेडिंग करिए भूतल पर वायुदाब का वितरण। भूतल पर या भूतल पर वायुदाब का वितरण। भूतल पर वायुदाब का वितरण। देखिए, समदाब रेखाओं की सहायता से ग्लोब पर वायुदाब के वितरण का अध्ययन किया जाता है। यदि वायुदाब के स्थूल वितरण का अवलोकन किया जाए तो उन्हें दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है उच्च वायुदाब। नंबर 1 उच्च वायुदाब तथा उससे प्रदर्शित प्रत्यचक्रवातीय क्षेत्र। दूसरा है दोस्तों निम्न वायुदाब तथा उससे प्रदर्शित चक्रवातीय क्षेत्र। निम्न वायुदाब में चक्रवात आएंगे, उच्च वायुदाब में प्रतिचक्रवात होगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यदि समस्त ग्लोब का अवलोकन किया जाए,
यदि समस्त ग्लोब का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च दाब तथा निम्न दाब का उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत सुस्पष्ट विवरण है, विवरण या विवरण जैसे विवरण मतलब सुस्पष्ट विवरण क्या है, कैसे कौन सी हवा कहाँ को चलती है, कहाँ तापजन्य व्यवस्थाएं हैं हवाएं चलने के लिए, कहाँ गति है। अभी आप देखेंगे, अभी आपने सुना है एक बात सुनी कि तापमान में है ना वायु दाब का विलोम संबंध होता है, वो भी संबंध होता है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना तापमान का विपरीत संबंध होता है वायु दाब में। वायु दाब में तापमान का विपरीत संबंध है, यानी कि कहीं तापमान ज्यादा हुआ या कम हुआ तो उससे चक्रवात या प्रतिचक्रवात बनेगा। ज्यादा हो गया तापमान तो क्या हो जाएगा, चक्रवात, और तापमान कम हुआ तो प्रतिचक्रवात। इसके बाद आगे के दौर में देखेंगे आप कि कुछ गति का भी असर हो। आपने देखा कौन कौन से कारक है हवाओं के चलने के लिए, तो उसमें आपने एक तापमान भी देखा, फिर वायु दाब देखा, फिर इसके बाद आपने कहा पृथ्वी का घूर्णन भी देखा। तो गतिजन, तो अभी आप लोग आगे चलने वाले स्टेप में जो देखेंगे, कल वाले फॉर्मेट में देखेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हवादार पेटियाँ हैं जो तापजन गतिजन पेटियाँ हैं। जैसे आप पूर्वा हवा की पेटी, जिसे व्यापारिक हवाएं कहते हैं, आप पछुआ हवा की पेटी, ये सब इसी से रिलेटेड है। एक बार बढ़िया से पढ़ के कल आइएगा, जिससे कि आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो कल मैं आपको टोटल जितनी वायदार पेटियां हैं वो अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये तैयार है तो आपको पता चलेगा कि कोई वायदार पेटी तापजन्य क्यों है और कोई वायदार पेटी गतिजन्य क्यों है, ठीक है। पछुआ हवाएं पश्चिम से क्यों चलती हैं, पूर्वा हवाएं पूरब से क्यों चलती हैं, ये सब चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन सी पेटियां तापजन्य हैं, कौन कौन सी पेटियां गतिजन्य हैं, या संख्या पूछ लेगा, कितनी पेटियां तापजन्य हैं, कितनी पेटियां गतिजन्य हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आज तो हम लोगों ने इसके पूरे इंटरनल हिस्सों को देखा, कल हम लोग और डिटेल देखेंगे। आइए जितना हो सकता है थोड़ा और देखते हैं। यदि पृथ्वी को आप चेंज कर सकते हैं, लिखिए, यदि पृथ्वी को, मैंने बोला सुस्पष्ट विवरण है, उसके आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यदि पृथ्वी को साधारणीकरण के लिए, मतलब सामान्य रूप से, यदि पृथ्वी को सामान्य रूप से या साधारणीकरण के लिए समरूप मान लिया जाए, यानी कि समान रूप है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कहीं पर्वत पठार और मैदान को न मान करके एक जैसा सब मान लिया जाए, सब समान मान लिया जाए, तब की बात कह रहे हैं यहाँ पर। यानी जब हिमालय ले लेंगे तो 5 किलोमीटर ऊंचा, 8 किलोमीटर ऊंचा हो गया, पठार ले लेंगे 5 किलोमीटर ऊंचा, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मैदान ले लेंगे तो सागर तल से 1 किलोमीटर ऊंचा, 2 किलोमीटर ऊंचा, अलग अलग ऊंचाई हो जा रही है ना, सबको समान मान लिया जाए, ठीक है। कोई एक औसत मान लीजिए, चाहे सबको पठार की ऊंचाई मान लीजिए, चाहे सबको पर्वत की ऊंचाई मान लीजिए, चाहे सबको मैदान की ऊंचाई, ठीक। तब उस स्थिति में क्या है, समरूप मान लिया जाए तो वायु दाब का वितरण, वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में, क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है, किंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं की क्रमबद्धता में अवरोध पड़ जाता है, मेखलाओं की क्रमबद्धता में अवरोध पड़ जाता है
उत्तरी गोलार्ध में इन मेखलाओं में कई केंद्र होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन मेखलाओं में कई केंद्र होते हैं। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में मेखलाएं अविच्छिन्न रूप में पाई जाती हैं। अविच्छिन्न रूप में पाई जाती हैं, यानी कि वहां पर जल की अधिकता पूरी तरह से है और यहाँ पर तो कहीं स्थल कहीं जल है, तो यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में मेखलाएं अविच्छिन्न रूप में पाई जाती हैं। धरातल पर वायुदाब का भूमध्य रेखा से